गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन रिटेल रेवोल्यूशन, ग्रोथ एंड प्रेजेंट साइज, है ना, जो आपका सिलेबस में मेन टॉपिक दिया हुआ है। तो अगर हम ग्रोथ एंड प्रेजेंट साइज़ की बात करें इंडियन रिटेल सेक्टर की, तो इसको हम इन 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रिटेल मार्केट साइज़ इन इंडिया, सम टॉप रिटेलर्स इन इंडिया, इंडियन रिटेल सेक्टर, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, या रीजंस ऑफ ग्रोथ ऑफ रिटेल सेक्टर इन इंडिया एंड प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल इन इंडिया, है ना। तो इन पांचों को हम डिटेल में पढ़ सकते हैं कि आज की डेट में रिटेल मार्केट, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, इंडिया में उसका जो है वो क्या स्टेटस है। तो देखिए फर्स्ट वन, ये डिटेल आपको दी है रिटेल मार्केट साइज़ इन इंडिया, और एक ये पाई डायग्राम बनाकर भी बताया हुआ है कि टोटल जो रिटेल मार्केट है वो इंडिया में कितनी है, 12,781 बिलियंस की इतनी टोटल रिटेल मार्केट है। मतलब इंडिया में वेदर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों का ये टोटल है। और ये देखिए ये अलग अलग दिखाया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो फूड एंड बेवरेज का है, जो कि कितना है 74.41%। इसका मतलब जो रिटेल सेक्टर है उसमें फूड एंड बेवरेज सबसे ज़्यादा इनका प्लेस है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल सेक्टर का, जो कि है 9.31%। इतना जो है वो क्लोथिंग का है। इसके अलावा और देखिए होम डेकर एंड फर्निशिंग का 3.0% है, कंज्यूमर ड्यूरेबल का 4.87% है, ब्यूटी केयर का 2.20% है, ज्वेलरी एंड वॉचेस का 4.3% है, फुटवेयर का 1.05, बुक्स, म्यूज़िक, गिफ्ट्स 0.84% है। तो ये 2007 की स्टडी है कि 2007 के एंड में ये जो डाटा है ये कलेक्ट किया गया है। तो वी कैन से कि ये जो भी पाई डायग्राम दिया गया है, ये क्लोथिंग टेक्सटाइल का या कंज्यूमर ड्यूरेबल का या होम डेकर का, ये ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर का मिक्स है, दोनों का ही टोटल है। ये इसकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको ये ऑर्गेनाइज्ड जो रिटेल मार्केट है उसका साइज़ बताया हुआ है, जो है ₹530 बिलियन, है ना। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो शेयर है वो कम है। और अगर हम फूड एंड बेवरेज में देखें तो ओनली 18% ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, बाकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 74.14% है ना। तो देखो यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर हावी हो रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो फूड एंड बेवरेज है वो 74.1% है, जबकि अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ओनली 18% है। लेकिन अगर हम क्लोथिंग की बात करें, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये 37% है ना। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो ये है इसका शेयर बहुत कम है, जो कि 9.13% है ना। तो बहुत कम है, मतलब इसका लगभग 4 गुना कम हो गया। तो जो क्लोथिंग सेक्टर है उसमें ऑर्गेनाइज्ड जो मार्केट है वहाँ से पब्लिक की जो डीलिंग है वो ज़्यादा होती है। बाकी भी देख लीजिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल 20% ऑर्गेनाइज्ड मार्केट से है ना। यहाँ भी अनऑर्गेनाइज्ड को कम प्रेफरेंस दी जाती है। होम डेकर एंड फर्निशिंग 6% है, ज्वेलरी 6% है ना। अगर बात करें ब्यूटी केयर की, ब्यूटी केयर के 2% है, फुटवेयर 8% है, एंड बुक्स एंड म्यूज़िक 3% है। तो जैसे बताया क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में भी ऑर्गेनाइज सेक्टर का रोल ज़्यादा है, उसका डोमिनेट कर रहा है ये। और इसी तरीके से जो अदर सेक्टर हैं जस्ट लाइक कंज्यूमर ड्यूरेबल है, उसमें भी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो लीडिंग रोल प्ले कर रहा है ना। क्लोथिंग और टेक्सटाइल सेक्टर में भी लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद देखिए सेकंड टॉपिक आता है सम टॉप रिटेलर्स इन इंडिया। इंडिया में जो है वो टॉप रिटेलर्स कौन हैं। तो सबसे बात करें तो पेंटालून सबसे बिगेस्ट रिटेलर है 2001 के सर्वे के अकॉर्डिंग। और पेंटालून ने लॉन्च किया है कंट्री में सबसे पहला हाइपर मार्केट बिग बाज़ार, जो आपने सुना भी होगा, है ना। ये कुछ रिटेल सेगमेंट आपको दिए हुए हैं, जैसे फूड एंड ग्रोसरी में बिग बाज़ार है, फूड बाज़ार है। होम सोल्यूशन की बात करें तो होम टाउन है, फर्नीचर बाज़ार है, कलेक्शन आई है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ई जोन है ना। शूज़ की बात करें तो शू फैक्ट्री है। बुक्स, म्यूज़िक एंड गिफ्ट की बात करें तो डिप्पो। हेल्थ एंड ब्यूटी केयर में स्टार, सितारा। ई टेलिंग की बात करें तो futurebazaar.com। एंटरटेनमेंट में बॉलिंग कंपनी। और ये देखिए कुछ इन्होंने नाम भी दिए हैं इस तरह के, जैसे पेंटालून था ऐसे ही टाटा ग्रुप है। तो टाटा ग्रुप भी दूसरा मेजर प्लेयर है इंडियन रिटेल मार्केट में, और इसकी जो सब्सिडरी है वो ट्रेंट के साथ है
है ना। ट्रेंट जो कि विच ऑपरेट्स वेस्ट साइड एंड स्टार इंडिया बाज़ार, एस्टेब्लिश इन 1998, उसको ये करता है। तो लार्जेस्ट बुक एंड म्यूज़िक रिटेलर इन इंडिया है। लैंडमार्क इनको मिला था 2005 में। उसके बाद देखिए आरपीजी ग्रुप है। आरपीजी ग्रुप भी एक अर्लियर एंट्रेंट्स है जो इंडिया में सबसे पहले इन्होंने एंट्री किया था इंडियन रिटेल मार्केट में, जो कि फूड एंड ग्रोसरी में 96 में रिटेलिंग में आया, और विद इट्स रिटेल फूड वर्ल्ड स्टोर्स। फार्मेसी में भी इन्होंने अपना स्टोर खोला, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी केयर जो प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ एंड ग्लो, उसमें भी इन्होंने अपना काम शुरू किया। और रिलायंस, ये तो आपने सुना ही होगा, है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर इन इंडियन रिटेल मार्केट, और 300 से ज़्यादा रिटेल फ्रेश स्टोर जैसे सोनीपत में भी है ना, बाकी सब सिटीज़ में है। और रिलायंस मार्ट भी इंडियन रिटेल मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरह से AB बिरला ग्रुप, ये भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इंडियन अपैरल रिटेलिंग में। इनके ब्रांड्स ये देखो, लुइस फिलिप, एलन सॉली, वैन हुसैन, पीटर इंग्लैंड, ये आपने सुने भी होंगे, है ना। क्लोथिंग मार्केट में इनका मतलब बहुत बड़ा लीडिंग रोल है। अदर प्लेयर्स देखिए इंडियन रिटेल सेक्टर में, पार्सवनाथ, ये भी सुना होगा आपने, रिटेल, विशाल मेगा मार्ट, ये भी सुना होगा, है ना। तो इस तरह से ये इंडियन रिटेल सेक्टर में ये कुछ टॉप रिटेलर्स हैं। उसके बाद देखिए कुछ फैक्ट्स इन्होंने बताए हैं इंडियन रिटेल सेक्टर के, कि इंडिया एज़ फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स, कि इंडिया जो है वो हैज़ बीन रैंक्ड एज द मोस्ट प्रेफर्ड रिटेल डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पहली प्रेफरेंस इंडिया रहा है। और सेकंड लार्जेस्ट रिटेल मार्केट है एशिया में आफ्टर चाइना। चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है। फास्टेस्ट ग्रोथ इन रिटेल सेक्टर, रिटेल सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली जो कंट्री है पिछले कुछ सालों से वो इंडिया है। जीडीपी में जो उसकी ग्रोथ है वो 10 to 12% है, जो कि अब काफ़ी बढ़ चुकी है। 2010 में 22% और अब तो काफ़ी बढ़ चुकी है 2021 की अगर हम बात करें। उसके बाद देखिए एम्प्लॉयमेंट भी ये प्रोवाइड कर रही है इंडियन रिटेल सेक्टर, है ना। 8%, अप्रॉक्सीमेटली 8% इंडियन की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 8% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। डोमिनेटेड बाय अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इंडियन रिटेल सेक्टर जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से डोमिनेट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी हमने फूड एंड बेवरेज में देखा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ज़्यादा डोमिनेशन है, ज़्यादा रोल है, लीडिंग रोल है। फादर एंड सन आउटलेट्स हैं, कि फादर एंड सन मतलब पुराने टाइम के जो लोग हैं वो बैठते थे, फिर उसके बाद उनके बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से वो उस शॉप के ऑनर हो जाते हैं और उसको ऑपरेट करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में जो शेयर है वो टोटल रिटेल इंडस्ट्री का 4.6% है ना, जो कि अब काफ़ी बढ़ चुका है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर काफ़ी ग्रो कर रहा है, 8 to 10% जो है वो इसका शेयर हो चुका है। रूरल रिटेल मार्केट की बात करें तो वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी ग्रो कर रहा है, कि रूरल एरियाज़ में भी ये जो बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स हैं वो खुलने लगे हैं। फेवरेट लोकेशन फॉर ग्लोबल रिटेलर्स इन इंडिया, मुंबई सबसे फेवरेट लोकेशन है इंडिया की, मतलब इंडिया में अगर कोई बाहर का जो इंटरनेशनल रिटेलर आता है तो वो मुंबई में अपना स्टोर सबसे पहले एस्टेब्लिश करता है। और उसके बाद बेंगलुरु सेकंड नंबर पे, सेकंड पोजीशन उसकी है रिटेल मार्केट में। जॉइंट वेंचर भी होने लगा है विद द इंटरनेशनल रिटेलर्स, है ना। इंटरनेशनल रिटेलर्स जैसे ट्रेंट है टाटा ग्रुप के लिए, तो ये इंटरनेशनल रिटेलर्स हैं जिनके साथ जॉइंट वेंचर किया हुआ है। और इसी तरीके से वॉलमार्ट, है ना, कैश एंड कैरी जॉइंट वेंचर विद भारती एंटरप्राइजेस, वो इन्होंने ऑपरेट किया। इटालियन लग्जरी फैशन ब्रांड डोल्स एंड गबाना ऑपरेट्स द 51:49 सिंगल ब्रांड रिटेलिंग वेंचर विद रियल इस्टेट मेजर DLF, है ना। तो ये कुछ जॉइंट वेंचर हैं इंटरनेशनल रिटेलर्स के साथ जो उन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं और काफ़ी इनको सक्सेस मिली है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मेन टॉपिक आता है रीजंस ऑफ ग्रोथ ऑफ रिटेल सेक्टर इन इंडिया, कि क्यों ग्रोथ हो रही है, उसकी क्या रीजंस हैं। सबसे पहले जो कंज्यूमर्स हैं उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती जा रही है ना। परचेजिंग पावर जो पहले बहुत कम हुआ करती थी, अब वो अपनी इनकम का 75% अप्रॉक्सीमेटली खर्च कर देते हैं। और अगर बात करें हम पॉपुलेशन की, तो 60% इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है जो 30 ईयर्स से कम है ना, और वही ज़्यादा परचेजिंग करती है। तो परचेजिंग पावर इंडिया की बढ़ती जा रही है। इनकम लगभग डबल हो चुकी है ना। तो डबल इनकम होने से उनकी परचेजिंग पावर और बढ़ रही है और वो परचेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। यूज़ ऑफ प्लास्टिक मनी,
कि क्रेडिट कार्ड्स को भी यूज़ कर रहे हैं। अगर उनके पास कैश नहीं है तो वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इससे भी उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। परचेजिंग ऑफ वी कैन से क्लोथ, फूड, ग्रोसरी, है ना, कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं जस्ट लाइक रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है। अर्बनाइजेशन होने लगा है कि अब लोग विलेज को छोड़कर अर्बन एरिया में आने लगे हैं, और जो विलेज हैं या जो रूरल एरिया हैं उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ पर भी रिटेल सेक्टर्स जा रहे हैं। कन्वीनियंट लोकेशन ऑफ शॉप, कि जो टॉप मॉडर्न रिटेल सेलर्स हैं वो कन्वीनियंट प्लेस ढूंढते हैं जहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो इजीली आ सकें, है ना, जैसे विद इन द मार्केट, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको आने में दिक्कत ना हो। तो उसकी वजह से भी परचेजिंग ईजी हो गई है। एंड अपॉर्चुनिटी इन रूरल रिटेल, कि रूरल सेक्टर में भी जो अपॉर्चुनिटी मिलने लगी है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहाँ पर भी जैसे बताया रिटेल स्टोर ओपन किए जा रहे हैं। चीप कंज्यूमर क्रेडिट, कि कंज्यूमर क्रेडिट भी चीप रेट पर अवेलेबल कराने लगे हैं। ये रिटेल स्टोर भी कंज्यूमर क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ कार्ड्स भी दे रहे हैं। बेनिफिट्स टू फार्मर्स, रिटेलिंग ने जो मिडिल मैन्स हैं उनको बीच में से गायब कर दिया और डायरेक्ट ये फार्मर से कांटेक्ट करते हैं, फार्मर से परचेजिंग करते हैं, तो इससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ी है। और कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर इन्होंने प्रोवाइड किया है लोगों को, है ना, कि न्यू जनरेशन को, ताकि वो इजीली मतलब एयर कंडीशन मॉल में अपनी परचेजिंग कर सकें। तो जो लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि उनको कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर मिले, तो पीपल एंड किड्स वो प्रेफर करते हैं कि इस तरह से जो बिग बाज़ार है या रिलायंस मार्ट है वहाँ पर जाकर शॉपिंग की जाए। कवरिंग डिस्टेंस हैज़ बिकम ईजियर, कि इन्होंने जो है वो डिस्टेंस भी कवर कर लिया है। और आजकल ट्रांसपोर्टेशन भी में भी इम्प्रूवमेंट आई है कि कस्टमर कैन ट्रैवल अ माइल्स, है ना, माइल्स तक वो चल सकते हैं, जा सकते हैं अगर वो दूर है, बट एक पर्टिकुलर लोकेशन भी कंफर्टेबल हो गई है। तो वी कैन से ये कुछ रीज़न्स हैं ग्रोथ के, जिसकी वजह से इंडिया में जो रिटेल सेक्टर है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है।